हेलो गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज का यह वीडियो जो है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं उच्चारण स्थान की। यानी संस्कृत में जितने भी वर्ण होते हैं उन सब का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ होता है, ये सभी हम लोग एक ही वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि उच्चारण स्थान होता क्या है। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ण जिसका हम लोग उच्चारण करते हैं, तो जिस स्थान से उसका उच्चारण होता है उसे हम लोग उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि उच्चारण स्थान कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसके बाद तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है, ओष्ठ होता है, नासिका होता है। तो ये सभी आपके क्या हैं, उच्चारण स्थान हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे भी वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान दो जगहों को मिला करके होता है। जैसे कि कंठ और तालु हो गया। यानी कोई ऐसा वर्ण है कि उसको बोलते समय दो जगहों का प्रयोग होता है। जैसे कंठ और तालु को मिलाकर के किसी वर्ण का उच्चारण हुआ हो तो उसे हम लोग कंठ तालव्य कहेंगे। कोई ऐसा भी वर्ण है जिसका कंठ और ओठ को मिलाकर के उच्चारण होता है, उससे हम लोग कंठोष्ठ बोलते हैं। कोई कोई ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय दांत और ओठ दोनों प्रयोग में आते हैं, तो उसे हम लोग दंत्योष्ठ बोलते हैं। इसके बाद उच्चारण स्थान को जानने से पहले आपको मैं कुछ बातें बता दूं। जैसे अगर हम बात करें कि वर्ण में आपके वर्गीय व्यंजन होते हैं, यानी जिसे हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, वह 5 वर्गों में बटा होता है। एक होता है क वर्ग, एक होता है च वर्ग, एक होता है ट वर्ग, एक होता है त वर्ग और एक होता है प वर्ग। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि क वर्ग को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं, क वर्ग को हम लोग संस्कृत में कु बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार सब में हम लोग उ लगा दें तो ये आपके वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे च में उ लगा दिया हमने, चू लिख दिया, तो चू का मतलब हो गया च वर्ग। ट में उ लगा दिया, टू हो गया, तो टू का मतलब हो गया ट वर्ग। अब ट वर्ग में आपके सभी आ जाएंगे, ट हो जाएगा, ठ हो जाएगा, ड हो जाएगा, ढ हो जाएगा, अण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यानी कु जहाँ पर भी लिखा रहेगा आप लोग समझ जाना कि क वाले लाइन के सभी वर्ण आ गए उसमें, यानी पूरा क वर्ग हो गया। चू लिखा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि च वर्ग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपके नियमों में लिखे हुए मिलेंगे। इसके बाद एक बात और हम आपको बता दें कि जहाँ पे भी अ आपको दिखाई दे तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहाँ पे आ भी मौजूद है, क्योंकि अ और आ दोनों भाई भाई है। इसके बाद हम ई की बात करें तो ई और ई दोनों भाई भाई है, दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं और ये भी दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, तो ये दोनों भाई भाई हैं। इसके बाद एक आता है ऊ और ये बड़ी ऊ, तो ये भी क्या है, ये भी दोनों भाई भाई हैं। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ पे भी जो नियम में है सिर्फ एक ही दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा या ये दिया रहेगा। तो अगर एक दिया है तो आप लोग को समझ जाना है कि वहाँ पे ये वाला भी मौजूद है, यानी जब दोनों भाई हैं तो दोनों भाई मौजूद हैं। इतना अगर आप लोग जान गए हैं तो चलिए अब हम आगे देखते हैं पहले नियम को। तो पहला नियम यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला नियम है, कह रहा है अकुह विसर्जनयानाम। अब अकुह विसर्जनयानाम को अच्छी तरीके से अगर आप लोग समझ लेते हैं तो कोई कठिनाई नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि अ लिखा हुआ है और मैंने आपको बताया है कि जहाँ पे भी अ लिखा हुआ है तो अ के साथ आ भी मौजूद है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कु लिखा हुआ है, तो कु के लिए मैंने क्या बताया है, कु के लिए मैंने बताया कि कु का मतलब हो गया क वर्ग। अब इसके बाद ह लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लोग देखिए ह लिखा हुआ है और विसर्जनीयानाम लिखा हुआ है। तो ह लिखा हुआ है तो सिंपल सा ह भी हो जाएगा और विसर्जनीयानाम लिखा है तो विसर्ग हो गया। अब आपके हो गए इतने वर्ण, और इतने वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। ठीक है, कंठ होता है, और जिस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है उसे हम लोग कंठे कहते हैं। तो ये वाला पहला नियम तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब पहले नियम के अनुसार ही बाकी के सभी नियम हैं, तो बारी बारी से आइए हम लोग देखते हैं। दूसरा नियम है इचु यसानाम तालु। तो इचु यसानाम तालु में भी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ई दिया गया है, तो ई दिया गया है यानी कि ई के साथ बड़ी ई भी मौजूद है। चू दिया गया है यानी कि च वर्ग हो गया, य दिया गया है और तलव्य स दिया गया है। इन सबका उच्चारण स्थान तालु है। क्या है, तालु है। बिल्कुल सही से समझ पा रहे हैं आप लोग। यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि ई है तो दोनों ई मौजूद हैं, चू लिखा है, च वर्ग है, इसके बाद य है और तलव्य स है। इन सब का उच्चारण स्थान तालु हो गया, और जिस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु होता है उसे हम लोग तालव्य कहते हैं, तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग अच्छे तरीके से, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरे नियम को। तीसरा नियम क्या है, तीसरा नियम कह रहा है कि ऋटुर साणम मूर्धा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया है। और संस्कृत में आप लोग जानते होंगे
कि संस्कृत में जो री होता है इसकी भी बड़ी मात्रा है। संस्कृत में री का भी बड़ी मात्रा है। ये छोटी री हो गई, ये बड़ी री हो गई। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे री दिया गया है तो री का मतलब दोनों री, छोटी री और बड़ी री। इसके बाद टू दिया गया है तो टू को आप लोग समझ रहे हैं कि टू को टवर्ग हो जाएगा। इसके बाद र है, इसके बाद मूर्धन्य स है और इसके बाद इन सभी का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा हो जाएगा। तो री में दोनों आ गए, दोनों री। टू से टवर्ग हो गया, र हो गया और मूर्धन्य स हो गया। इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा है और जिस वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है उसे हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है जी। चलिए चौथे नियम की तरफ हम लोग बढ़ें। चौथा नियम आपका जो है कहता है कि ऋतुल सानाम दंता। तो लिरी कह रहा है, लिरी कहने का मतलब कि एक ही लिरी होता है। अब ये वाला थोड़ा लू लिख दिया है जी। चलिए हम इसको काट देते हैं, हम इसको काट देते हैं और लिरी हो गया। यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग, लिरी है, तू है तो तू का मतलब हो गया तवर्ग। इसके बाद ल लिखा हुआ है तो ल का मतलब ल ही हो जाएगा और दंते स लिखा हुआ है तो दंते स का मतलब दंते स हो गया। कितने वर्ण हुए? 4 वर्ण हुए। एक आपका हो गया लिरी हो गया। इसके बाद तवर्ग आया है, मतलब तू लिखा है तो तवर्ग हो गया। अब तवर्ग में आपके 5 गो हैं, त थ द ध न, ये सभी आपके। और इसके बाद ल आ जाएगा और इसके बाद दंत से आ जाएगा। तो इन सबका उच्चारण स्थान जो है दंत हो जाएगा और जिन वर्ण का उच्चारण स्थान दंत होता है उससे हम लोग दंते कहते हैं। चलिए अब हम लोग अगले नियम को भी देख लेते हैं। अगला नियम है उपुब्धमानीयानाम औषधो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। बाकी सब तो समझ में आ रहा है कि ये वाला ऊ लिखा हुआ है तो दोनों ऊ आ जाएगा, छोटी ऊ और बड़ा ऊ दोनों आ जाएगा। ठीक है जी, ऊ और ऊ दोनों आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है उपधमान्य। तो उपधमान्य में आपका जो है प और फ आता है। ठीक है, तो अब इसको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पू भी तो दिया है। जब पू दिया है तो पू में टोटल क्या आ जाएगा? प वर्ग आ जाएगा। पू में क्या आ जाएगा? प वर्ग आ जाएगा। तो प वर्ग में अगर हम लोग देखेंगे तो प वर्ग में भी प और फ मौजूद हैं, इसलिए हमें उपधमानियों को अलग से याद नहीं करना होगा। यहाँ पे सिंपल सा बात आपको याद रखना है कि ऊ है तो दोनों ऊ आ गए, पू है तो प वर्ग आ गए। ठीक है, और इन सब का उच्चारण स्थान जो होगा क्या होगा? ओष्ठ होगा। यानी कि इस वर्ण को बोलते समय हमारे होठ आपस में हिलते हैं और मिलते हैं, इसलिए इन सब का उच्चारण स्थान ओठ हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे हिंदी भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। उपधमानिया जो दिया गया है इसको अलग से याद नहीं करना है, क्योंकि उपधमानिया में आप लोग देख सकते हैं प है और फ है। तो प और फ प वर्ग में भी तो आता है, इसलिए इसको अलग से नहीं याद करना होता है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण स्थान ओठ होता है उन्हें हम लोग ओष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। अब अगला नियम आपका है, बहुत ही आसान है। अगला नियम कह रहा है आपका कि यह यंगम, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, यमंगनानाम नासिका च होगा। यानी कि सिंपल सा बात आपको याद रखना है कि सभी वर्गों के पंचमाक्षर, सभी वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है, जैसे कि क वर्ग का अंग हो गया, च वर्ग का य हो गया, ट वर्ग का ण हो गया, त वर्ग का न हो गया और प वर्ग का म हो गया। यानी सभी वर्ग के 5वें वर्ण जो हैं इन सब का उच्चारण स्थान नासिका होता है। बहुत सिंपल है, इसको याद रखिएगा। इसे हम लोग अनुनासिक कहते हैं। अगला नियम आपका जो है ए दैतो कंठ तालु। तो ए दैतो कंठ तालु में भी आप लोग को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ए हो गया और ए के साथ ऐ भी मौजूद है। तो ए के साथ ऐ भी मौजूद है और इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु हो जाएगा। यानी यह ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्थान दो दो जगह है। जब हम लोग ए और ऐ को बोलते हैं तो कंठ और तालु दोनों का प्रयोग होता है, तो इसे हम लोग कंठ तालव्य वर्ण बोलते हैं। अगला नियम आपका है ओ दवतो कंठोष्ठम। ये भी आपके 2 जगहों से बोला जाने वाला वर्ण है। तो ओ यहाँ पे लिखा हुआ है तो ओ के साथ औ भी मौजूद है। तो ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ हो जाएगा और इसे हम लोग कंठोष्ठीय वर्ण बोलते हैं। अब अंत में आता है एक वकारस्य। अच्छा, वकारस्य होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइप करते वक्त, लेकिन इसका ध्यान रखिएगा। वकार सिंपल सा वह है, सिंपल सा एक ही वर्ण है और वह का उच्चारण स्थान जो होता है दंतोष्ठ होता है। यानी दांत और ओठ दोनों को मिला करके बोला जाता है, तो इसे हम लोग दंतोष्ठ्य वर्ण बोलते हैं। यानी वह का उच्चारण स्थान क्या है? तो दंतोष्ठ है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि संस्कृत में जितने भी वर्ण हैं उन सब का उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ पे है। तो चलिए
अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सब तक ये जानकारी जो है पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।